नमस्कार दोस्तों, आपके अपने मन साहित्य की पंचरत्न में आप सभी का एक बार फिर से मैं द्युतिका स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं आधे अधूरे नाटक के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे मोहन राकेश जी का जीवन परिचय, उसके बाद उसकी भूमिका को देखेंगे, क्योंकि भूमिका से ही कुछ प्रश्न बनते हैं तो हमको भूमिका को भी देखना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम देखेंगे मोहन राकेश जी का जन्म परिचय, फिर उसके बाद भूमिका देखेंगे। नई कहानी की दौर के अग्रणी रचनाकारों में एक मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को जंडीवाली गली अमृतसर में हुआ। उनकी शिक्षा संस्कृत में शास्त्री, अंग्रेजी में बीए, संस्कृत और हिंदी में एमए, जीविका के लिए लाहौर, मुंबई, शिमला, जालंधर और दिल्ली में अध्यापन, संपादन और स्वतंत्र लेखन। प्रकाशित पुस्तकें हैं इनकी कौन कौन सी है देख लेते हैं। अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, कांपता हुआ दरिया उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, ये सब ऊपर में जो हमने पढ़ा ये उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन, ये चारों नाटक हैं। और इनकी पैर तले जमीन अधूरा नाटक था, इनको पूरा किया इनके दोस्त कमलेश्वर जी ने। शाकुंतल, मृच्छकटिक अनुदित नाटक है। अंडे के छिलके, अन्य एकांकी तथा बीज नाटक। रात बीतने तक तथा अन्य ध्वनि नाटक एकांकी है। क्वार्टर, पहचान, वारिस, एक घटना कहानी संग्रह है। बकलम खुद, परिवेश निबंध है। आखिरी चट्टान तक, यात्रा वृत्तांत, एकत्र, अप्रकाशित असंकलित रचनाएं हैं। बिना हाड़ मांस के आदमी, बालोपयोगी कहानी संग्रह है तथा मोहन राकेश रचनावली 13 खंड में है। विशेष है, फिल्म वित्त निगम के निदेशक और फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं और इनको सम्मान मिला है क्या, सर्वश्रेष्ठ नाटक व सर्वश्रेष्ठ नाटककार के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नेहरू फेलोशिप आदि। और इनका निधन 3 दिसंबर 1972 को नई दिल्ली में हो गया था। तो ये हो गई मोहन राकेश जी की उनकी जीवन परिचय। और थोड़ा सा यहाँ पर पात्रों की भूमिका में कौन कौन है, क्योंकि इसका मंचन भी किया गया था। कहाँ देखती हैं। आधे अधूरे का मंचन दिल्ली में देशांतर द्वारा श्री ओम शिवपुरी के निर्देशन में फरवरी 1969 में हुआ। निम्नलिखित कलाकारों ने निम्न पात्रों की भूमिका निभाई। तो कौन कौन से पात्र इसमें कौन कौन सी भूमिका निभाते हैं उनको देखते हैं। काले सूट वाला आदमी कौन बना था? ओम शिवपुरी जी। स्त्री सुधा शिवपुरी, स्त्री मतलब सावित्री। पुरुष 1 ओम शिवपुरी, बड़ी लड़की अनुराधा कपूर, छोटी लड़की ऋचा व्यास, लड़का दिनेश ठाकुर। पुरुष 2 भी ओम शिवपुरी ही हैं। पुरुष 3 की भूमिका में ओम शिवपुरी, पुरुष 4 की भूमिका में भी ओम शिवपुरी। अब देखते हैं निर्देशक का वक्तव्य, मतलब भूमिका के बारे में। इससे पता चलेगा हमें कि कैसा था महेंद्र नाथ और क्या क्या करता था। निर्देशक का वक्तव्य। एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। यह मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। इसकी पात्र स्थितियाँ एवं मन स्थितियाँ यथार्थपरक तथा विश्वसनीय हैं। इसका गठन सुदृढ़ एवं रंगोपयुक्त है। पात्रों के प्रवेश और प्रस्थान रंग प्रभावों की दृष्टि से भलीभांति संयोजित हैं। पूरे नाटक की अवधारणा के पीछे सूक्ष्म रंग चेतना निहित है। आधे अधूरे आज के जीवन की एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। इसके लिए हिंदी की जीवंत मुहावरे को पकड़ने की सार्थक प्रभावशाली कोशिश की गई है। पहले वाचन के समय ही मुझे इसकी भाषा में बड़ी कशिश लगी थी। कहना न होगा कि इस नाटक की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता इसकी भाषा है। इसमें वह सामर्थ्य है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके।
शब्दों का चयन, उनका क्रम, उनका संयोजन सब कुछ ऐसा है जो बहुत संपूर्णता से अभिप्रेत को अभिव्यक्त करता है। लिखित शब्द की यही शक्ति और उच्चरित ध्वनि समूह का यही बल है जिसके कारण यह नाट्य रचना बंद और खुले दोनों प्रकार के मंचों पर अपना सम्मोहन बनाए रख सकी। जहाँ तक अधिनिरूपण का सवाल है, आधे अधूरे मेरे लिए कई दृष्टियों से अर्थवान है। यह आलेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। महेंद्रनाथ सावित्री से बहुत प्रेम करता है। सावित्री भी उसे चाहती रही होगी, लेकिन ब्याह के बाद महेंद्रनाथ को बहुत निकट से जानने पर उसे भी तृष्णा होने लगी, क्योंकि जीवन से सावित्री की अपेक्षाएं बहुमुखी और अनंत है। अब महेंद्रनाथ की बेकारी की हालत में सावित्री बहुत कटु हो गई है। एक ओर घर को चलाने का असहाय बोझ है, तो दूसरी ओर जिंदगी में कुछ भी हासिल न कर पाने की तीखी कचोट। अपने बच्चों के बर्ताव से अत्यंत तिक्त हुई सावित्री बची खुची जिंदगी को ही एक पूरे संपूर्ण पुरुष के साथ बिताने की आकांक्षा रखती है, पर यह आकांक्षा पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि संपूर्णता की तलाश ही शायद वाजिब नहीं। तो यहीं पर पूछा जा सकता है कि सावित्री अपने लिए कैसा पुरुष चाहती थी। तो यहाँ पर प्रश्न बन चुका है। सावित्री की कमाई पर पलता हुआ बेकार महेंद्रनाथ दयनीय है। कभी जिस घर का वह गृह स्वामी था, आज उसी घर में उसकी हालत एक नौकर के समान है। अब वह केवल एक ठप्पा, एक रबड़ का टुकड़ा है। वह सावित्री के पुरुष मित्रों को जानता है और जब तब उनका जिक्र करके अपने दिल की भड़ास निकालता रहता है। अपने कुचले आत्मसम्मान को बचाने की खातिर वह अक्सर शुक्र शनिचर घर छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर भी प्रश्न बन चुका है कि अधिकतर महेंद्रनाथ किस दिन घर छोड़कर चले जाते हैं बाहर, लेकिन कुछ घंटों बाद वापस लौट आता है, थका हारा पराजित, क्योंकि यही उसकी नियति है। एक दूसरे स्तर पर यह नाट्यकृति पारिवारिक विघटन की गाथा है। देखिए यहाँ पर भी ये प्रश्न हमें तथ्यात्मक रूप से पूछ लिया जाता है और प्रश्न बन भी चुका है, तो आप लोग भूमिका को ध्यान से देख लीजिए। इस अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। घर की त्रासदायक हवा से वे अपने और एक दूसरे के लिए जहरीले हो रहे हैं। बड़ी लड़की मनोज रूपी हमदर्द द्वार को पाते ही बाहर निकल भागी है। लड़का पत्रिकाओं से अभिनेत्रियों की रंगीन तस्वीरें काटता हुआ उस मौके के इंतजार में है जब वह भी यहाँ से निकल सकेगा। अपने पिता के लिए उसके मन में करुणा है, माँ के लिए आक्रोश। वह बड़ी बहन के प्रेम में विश्वास नहीं करता, उसे घर से निकलने का एक जरिया मानता है। छोटी लड़की माता पिता बहन भाई किसी के प्रति लगाव महसूस नहीं करती। अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की आपूर्ति से बेहद कड़वी होकर वह कैंची की तरह जुबान चलाती है और यौन संबंधों में दिलचस्पी लेने लगती है, जो उसकी आयु से कहीं आगे है। उसकी बदमिजाजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिता की बेकारी, माँ के पुरुष मित्रों और बड़ी बहन के घर से भाग जाने के कारण उसे बाहरी लोगों की कुत्सित बातें सुननी पड़ती है। दफ्तर और घर में दिन भर खटती सावित्री सिर्फ बिन्नी से ही थोड़ी सी सहानुभूति पाती है। हालांकि बिन्नी भी उसे इसी सवाल की तलबगार है कि इस घर में ऐसा क्या है जो यहाँ से निकल जाने के बाद भी उसके और मनोज के बीच काली छाया के समान आ जाता है। यह भी प्रश्न बन चुका है। अशोक सावित्री की प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध बनाने का विरोधी है, क्योंकि ऐसे लोगों के घर में आने पर वह अपनी निगाह में जितना छोटा है उससे कहीं और छोटा हो जाता है। कुल मिलाकर ये पारिवारिक अंतर संबंध दिलचस्प ढंग से बहुस्तरीय है। एक अन्य स्तर पर यह नाट्य रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। जो जिंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं उनकी तृप्ति अधूरी ही रहती है। महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन और जुनेजा ये अलग अलग गुणों की चार पुरुष हैं। चुनाव के एक क्षण में सावित्री ने महेंद्रनाथ के साथ
गांठ बांध ली और आगे चलकर अपने को भरा पूरा महसूस नहीं किया। लेकिन अगर वह महेंद्रनाथ की बजाय जगमोहन से रिश्ता जोड़ती तब भी अनुभूति वही रहती, क्योंकि तब जगमोहन में जुनेजा के गुण नहीं मिलते और इस तरह यह दुष्चक्र चलता ही रहता है। एक स्तर पर यह नाटक मेरे लिए व्यक्तियों की विभिन्नता के बावजूद मानवीय अनुभव की समानता का दिग्दर्शन है। इसके लिए नाटककार ने एक ही अभिनेता द्वारा 5 पृथक भूमिकाएं निभाए जाने की दिलचस्प रंग युक्ति का सहारा लिया है। महेंद्रनाथ की जगह जगमोहन को रख देने से या जगमोहन के स्थान पर जुनेजा को रख देने से स्थिति में कोई बुनियादी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि परिस्थितियों के एक ढांचे में व्यक्ति लगभग समान ढंग से बर्ताव करता है। इसी अनुभव पर बल देने के लिए कुछ एक प्रदर्शनों में नाटक की शुरुआत के साथ एक स्पॉट कमरे में लगे मुखौटे को आलोकित करता है। आधे अधूरे का कार्यस्थल मकान का बैठने का कमरा है, जिसमें सोफे, कुर्सियाँ, मेजें, अलमारी, किताबें, फाइलें आदि हैं। यह कमरा एक समय साफ सुथरा रहा होगा, पर सालों की आर्थिक कठिनाइयों के कारण अब सब पर धूल की तह जम गई है। क्रॉकरी पर चटखन है, दीवारें मटमैली हो गई हैं, परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। घर की हवा तक में उस स्थायी तलखी की गंध है जो 5 व्यक्तियों के मन में भरी हुई है। ऊब, घुटन, आक्रोश, विद्रूप, दम घुटने वाली मनहूसियत जो मरघट में होती है। इस तनाव भरे वातावरण के संप्रेषण के लिए मुझे पहले बॉक्स सेट से ही उपयुक्त लगा और कई प्रारंभिक प्रदर्शनों में उसे ही अपनाया गया। साथ ही कुछ एक प्रदर्शनों में नाटक के शुरू और अंत में ऐसे पार्श्व संगीत का व्यवहार किया गया जिसकी ध्वनि तरंगें शमशान भूमि की संत्रस्त वीरानगी को संप्रेषित करती थी। नाटक के शुरू के कुछ प्रदर्शन बंद प्रेक्षागृहों में हुए। जब मुक्ताकाशी त्रिवेणी में प्रदर्शन की बात आई तो कुछ मित्रों ने शंका प्रकट की कि नाटक संभवतः खुले मंच के लिए उपयुक्त नहीं है। उसमें नाटक के तनाव और सघनता के बिखर जाने का खतरा है। लेकिन मेरी यह मान्यता है कि गंभीर नाट्य दल को दर्शक पाने के लिए नए रास्ते ढूंढने होंगे। अगर नाटक गहन कलात्मक नाट्यानुभूति देने में समर्थ है, अगर वह जिंदगी की महत्वपूर्ण उथल पुथल पर उंगली रखता है, तो हो सकता है कि बाहर सड़क पर कुछ आहट या किसी कार के हॉर्न की आवाज़ मंच पर की कलात्मक यात्रा में कोई रुकावट न डाल सके। मुझे संतोष है कि मेरा विश्वास सही साबित हुआ। बंद और खुले प्रेक्षागृह के अंतर से नाटक की प्रभावान्विति पर कोई असर नहीं पड़ा। दर्शक के साथ तादाद में उतना ही तीव्र और गहन रहा। इन्हीं दिनों यह अनुभव भी हुआ कि बॉक्स सेट कई व्यवहारिक मुश्किलें पैदा करता है। वह एक ओर जहाँ समय और व्यवसाध्य है, वहीं दूसरी ओर रंगोपकरणों के अधिक आश्रय का भी द्योतक है, और यह बात किसी हद तक मेरी धारणाओं के साथ नहीं जाती। इसलिए हिम्मत करके मैंने बॉक्स सेट का व्यवहार भी छोड़ दिया और इससे भी प्रस्तुति के प्रभाव में कोई अंतर नहीं महसूस किया। मैं प्रदर्शन में सादगी का कायल हूँ, इसलिए प्रकाश व्यवस्था में भी किसी तरह के लटके नहीं थे। नाटक के लिए उपयुक्त सादी आलोक पद्धति थी। प्रारंभ में कुछ एक स्पॉट घर की विभिन्न चीज़ों को आलोकित करते थे, फिर हाउस लाइट में घुल मिल जाते थे। इसी प्रकार दूसरे अंक के शुरू में 2 स्पॉट लड़के और बड़ी लड़की को आलोकित करते थे, फिर एक प्रकाश व्यवस्था में सम्मिलित हो जाते थे। वेशभूषा के पीछे भी यही दृष्टि थी। प्रमुख अभिनेता को 5 भूमिकाएं करनी थी, इसके लिए वह केवल एक ऊपरी वस्त्र बदलता था। सबसे पहले काला सूट, काले सूट वाला आदमी, फिर कोट उतारकर केवल कमीज महेंद्रनाथ, फिर बंद गले का कोट या टोपी कौन पहनता था सिंघानिया, आगे हाईनेक की कमीज जगमोहन और फिर लंबा कोट जुनेजा। बिन्नी, किन्नी और अशोक की पोशाकों में कोई परिवर्तन नहीं था।
केवल सावित्री दूसरे अंक के लिए साड़ी बदलती थी क्योंकि वह स्थिति की मांग थी। प्रस्तुति की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता थी मेकअप का न होना। नायिका केवल वही मेकअप किए हुए थी जो उस जैसी स्त्री वास्तविक जीवन में करती है। इसके अलावा किसी कलाकार ने पाउडर इत्यादि छुआ भी नहीं था। इस प्रदर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी नाटककार और निर्देशक का पारस्परिक सहयोग। पहले पूर्वाभ्यास से ही राकेश जी साथ थे और पहले प्रदर्शन तक वे बराबर इस कलात्मक यात्रा के सहयात्री रहे। फर्नीचर में तिपाई के चुनाव से लेकर नाटक के निरूपण तक हमने साथ साथ काम किया। अनेक बार मतभेद हुए, लंबे वाद विवाद भी, लेकिन अंतिम रूप में जो नाट्य परिणाम सामने आया उसे लेकर हम दोनों ही सहमत थे। अर्थात प्रस्तुति में ऐसा एक भी तत्व नहीं था जिससे या तो मैं असहमत होता या राकेश जी। ठीक है, ये संपादक का कथन है। ये हो गई भूमिका। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग भूमिका को भी बराबर से ध्यान दीजिए, क्योंकि देख लीजिए, अगर आपको वीडियो देखने पर पता चलेगा कि भूमिकाएं से कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो हमें भूमिका भी पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहीं पर भूमिका समाप्त करती हूँ। फिर अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे, देखेंगे पात्र के बारे में, और उसके बाद नाटक को आगे हम लोग देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।